Let's discuss in detail a very important form of poetry or a kind or type of poem that is none other than Ode. O-D-E. This form of poetry is very much like lyric. That is, to some extent, is the record of the personal, individual feelings or feeling of a certain character. This is very important form of poetry that is always actually very much serious in subject matter and tone and very much dignified in its treatment. So let's understand this form of poetry, or let's understand this type of poem or this kind of poem. So dear friends, आइए हम औद को समझें। औद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पोइट्री है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइप और काइंड ऑफ पोम है। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को देखेंगे, जैसे इसका ओरिजिन। व्हाट इज एक्चुअली द ओरिजिन ऑफ औद? O-D-E. Actually, my dear friends, oud comes from ancient Greek word O-I-D-E. That means song. यानी जो oud है वो ancient Greek word O-I-D-E से ये वर्ड आता है और इसका मतलब होता है सॉन्ग। तो आइए इस फॉर्म ऑफ पोइट्री को बहुत ही अच्छे से समझें। सो लेट्स लुक एट very important feature and traits and traits and qualities of oud। आइए सबसे पहले देखिए क्या है oud is a kind of lyric poetry। ये एक lyric poetry का ही क्या है टाइप है। टाइप यानी प्रकार है, kind। often written or composed in the form of address, और often means अक्सर, लगभग हमेशा ये लिखी जाती है या कंपोज करी जाती है किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। एड्रेस संबोधन। अक्सर आप औद में देखेंगे कि जो स्पीकर होता है उस पोम का, वो किसी न किसी को अपने जो है अपने वर्ड्स को एड्रेस कर रहा होता है, यानी उसको संबोधित कर रहा होता है। तो औद है अक्सर ये एड्रेस के फॉर्म यानी संबोधन के फॉर्म में लिखी जाती है। क्या करने के लिए? टू सेलिब्रेट या प्रेज, किसी अवसर को या किसी व्यक्ति को या किसी एब्स्ट्रैक्ट या किसी एनिमेट इनएनिमेट को सेलिब्रेट करता है इसमें, या किसी इंडिविजुअल पर्सन को या किसी प्लेस को, सॉरी, या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एनिमेट यानी लिविंग, इनएनिमेट यानी डेड को इसमें हम देखते हैं कि इसकी तारीफ की जाती है। तो जिसकी तारीफ, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है या जिसकी प्रेस तारीफ की जाती है, वो कोई इंडिविजुअल हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता, और एन ओकेजन या कोई क्या हो सकता? अवसर हो सकता। इन
चीजों को ही सेलिब्रेट करने के लिए, सेलिब्रेट यानी उसका उत्सव मनाने के लिए या उस चीज की तारीफ करने के लिए जनरली आउड जो है लिखी जाती थी। इन एंशियंट ग्रीस में द सब्जेक्ट ऑफ द आउड इज इंपॉर्टेंट। जो आउड का सब्जेक्ट होता है इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि exalted होता है, exalted, something great, समथिंग ह्यूज। जो उसका सब्जेक्ट होता है वो ह्यूज होता है, यानी कि बड़ा होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एंड द टोन और ट्रीटमेंट सीरियस एंड डिग्निफाइड। और इसका जो टोन होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, वो डिग्निफाइड होता है, यानी बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से जो जिस विषय पे जो है और लिखी जाती उसको डिस्कस किया जाता है। स्टाइल बहुत ही क्या होती है, जो स्टाइल जो होती है वो ऑर्डिनरी पोम में जो यूज होती है वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो विषय होता है औड का वो जनरली एग्जॉल्टेड होता है, यानी कि जनरली बड़ा होता है, जनरली सीरियस होता है, जनरली वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए उसका टोन जो होता है और जो जो उसका ट्रीटमेंट होता है वो डिग्निफाइड होता है और सीरियस होता है। आगे देखिए क्या है ओरिजिन। मैंने आपको बताया ही आउड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड OIDE मीन्स सॉन्ग। अब ये जो इंग्लिश वर्ड ODE आउड है, ये एंशियंट ग्रीक वर्ड OIDE से आता है, जिसका एक्चुअली मतलब होता है क्या? सॉन्ग। जैसे सोनेट, SONNET, a 14 line poem। जैसे सोनेट, इटालियन वर्ड सोनेटो, SONETTO, सोनेटो से आता है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड, SOUND साउंड, और सॉन्ग। ठीक उसी तरह ODE आउड इंग्लिश वर्ड एंशियंट ग्रीक वर्ड OIDE से आता है, जिसका एक्चुअली मतलब होता है सॉन्ग। मीन सॉन्ग टू बी संग बाय कोरस टू ट्यून ऑफ म्यूजिक। और एंशियंट टाइम में जब और लिखा जाता था तो उस वक्त और जो था एक जो है एक ये थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हुआ करता था। जब और गाया जाता था तो एक्चुअली उसे कोरस और बैंड ऑफ सिंगर्स गाया करते थे स्टेज पर। किसके साथ? म्यूजिक के साथ। जनरली जो म्यूजिक हुआ करता था, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता था वो था लायर, LYRE, लायर। तो आउड एंशियंट ग्रीक वर्ड OIDE से आता, जिसका मतलब होता है सॉन्ग। जो एंशियंट ग्रीस में जो है कोरस गाया करते थे, ग्रुप ऑफ सिंगर्स गाया करते थे, किसके साथ? म्यूजिक के साथ गाया करते थे। किस पर? स्टेज पे। अब काइंड्स ऑफ आउड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता कि आउड के कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार के आउड हुआ करते हैं। तो बाई एंड लार्ज देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आउड्स। फर्स्ट, पिंडरिक आउड, PINDARIC। Pindaric oud was named after the ancient Greek poet Pindar। जो पहला औड है, पहली जो काइंड है, प्रकार है औड का, दैट इज पिंडरिक औड। पिंडरिक ये जो आता है वर्ड पिंडर से आता, PINDAR। पिंडर एक बहुत ही फेमस
एंशियंट ग्रीक पोएट हुआ करते थे, उन्हीं को ये श्रेय जाता कि उन्होंने औध लिखना शुरू करा और उन्होंने ही इसको क्या करा, पॉपुलराइज किया, यानी कि इसको लोकप्रिय बनाया। तो पहला जो औध है दैट इज पिंडरिक औध, नेम्ड आफ्टर एंशिएंट ग्रीक पोएट पिंडर। इसी को हम दूसरे नाम से भी कहते हैं, दैट इज क्लासिकल औध, CLASSICAL, क्लासिकल औध भी इसको हम कहते हैं। और इसी को हम, आप कह सकते हैं, इसी को हम रेगुलर औध भी कहते, या इसी को आप कह सकते हैं हम प्रॉपर औध भी कहते। तो पहला हमारा क्या है, पिंडरिक और क्लासिकल और रेगुलर औध इज नेम्ड आफ्टर पिंडर। जो मैंने आपको बताया कि ये औध किसके नाम पर पड़ा, पिंडर के नाम पर। पिंडर कौन थे, एक एंशिएंट ग्रीक पोएट थे। एन एंशिएंट ग्रीक पोएट मैंने लिख रखा है। ये क्या होता, कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। जो पिंडरिक औध होता ये कॉम्प्लेक्स यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता अपने स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर विद 3 मूवमेंट्स। और जनरली जो पिंडरिक औध, वो औध जो पिंडर लिखा करते थे, वो उसमें 3 स्ट्रक्चर्स या 3 सेक्शंस या 3 पार्ट्स हुआ करते थे। जो पहला पार्ट होता था, जो सर्टेन पार्ट ऑफ औध होता था, उसे जब कोरस गाया करते थे स्टेज पर, तो वो जब गाते थे पहले पार्ट को, जिसको कहा जाता स्ट्रोफी, STROPHE, स्ट्रोफी। जब वो गाया करते थे तो राइट साइड से वो लेफ्ट, यानी कि राइट साइड, इधर से वो गाते हुए जब गाते थे तो बाईं तरफ मूव हुआ करते थे, लेफ्ट साइड को मूव होते थे स्टेज पे। और जब वो एंटी स्ट्रोफी जब उसका दूसरा पार्ट वो गाते थे, तो वो फिर किधर से, बाईं से दाईं तरफ मूव हुआ करते थे। तो पहला पार्ट यानी सेक्शन या मूवमेंट जो कोरस गाया करते थे स्टेज पे, जिसको स्ट्रोफी कहा जाता, वो दाएं से बाईं की तरफ मूव करते। और जो पार्ट बाईं से दाईं तरफ मूव करते हुए वो गाते थे, दैट वाज एंटी स्ट्रोफी। और लास्ट वाला पार्ट एपोड, EPODE, एपोड। जब वो उस लास्ट पार्ट को गाया करते थे तो जनरली वो सेंटर में, यानी कि स्टेज के बीच में खड़े रहा करते थे। तो कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर विद 3 मूवमेंट्स। फर्स्ट स्ट्रोफी पहला, जिसमें क्या होता है, मूवमेंट राइट टू लेफ्ट, यानी कि जो कोरस बैंड ऑफ सिंगर्स, जो गायकों का झुंड हुआ करता था, जो गाता था स्ट्रोफी पहले पार्ट को, तो कब गाता था, जब वो दाएं से बाएं मूव हो रहा होता था। और जब वो बाएं से दाएं मूव हो रहा होता था तो कौन सा पार्ट गाता था, एंटी स्ट्रोफी। और जब वो खड़ा रहता था सेंटर में तो कौन सा लास्ट पार्ट गाता था, एपोड, EPODE। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको, ये 3 स्ट्रक्चर्स या 3 मूवमेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसके, पिंडरिक औध के, ध्यान रखना है आपको। सेकेंड एंटी स्ट्रोफी, वही मैंने आपको बताया, मूवमेंट लेफ्ट टू राइट। द थर्ड एपोड विदाउट मूवमेंट, दैट इज स्टेशनरी, यानी थर्ड पार्ट जो एपोड कहलाता, जब वो गाते तो वो स्टेज पर खड़े रहते, स्टेज के सेंटर में वो खड़े होकर के थर्ड पार्ट को गाते। Pindar composed
odes to celebrate heroic deeds or victory of athletes। यानी पिंडर जब औड लिखा करते थे तो वह अक्सर किसी जो है हेरोइक डीड, किसी हेरोइक डीड यानी किसी बहादुरी वाले कारनामे को अप्रिशिएट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए वो औड जो है औड बनाया करते थे, कंपोज किया करते थे। कौन? पिंडर। पिंडर कब लिख रहे थे? इन एंशिएंट ग्रीस, प्राचीन यूनान, पुराने यूनान के टाइम में वो लिख रहे थे। तो पिंडर जो औड लिखते थे वो किसको सेलिब्रेट करने के लिए, किसको अप्रिशिएट करने के लिए? किसी हेरोइक डीड को या किसी एडवेंचरस टास्क के अकम्प्लिशमेंट के लिए, या किसी एथलीट, किसी स्पोर्ट्समैन की जो है विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए पिंडर औड लिखा करते थे। अब कुछ जो है बहुत ही फेमस जो पिंडरिक औड है, ध्यान रखना है आपको। पिंडरिक औड में आपको 3 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। स्ट्रोफी, पूछ भी सकता है आपको एग्जाम के स्ट्रोफी क्या होता, कौन सा मूवमेंट दिखाता? मूवमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, व्हाट? स्ट्रोफी। एंड मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंटी स्ट्रोफी। एंड that last part of the Pindaric ode, that is a ode that was sung by chorus without making movement in the center of the stage। स्टेज के सेंटर में वो तीसरा पार्ट खड़े हुए गाया करते थे। इसका एक बहुत ही फेमस जो है एग्जाम्पल है औड का, इस पिंडरिक औड का, क्या? थॉमस ग्रेस द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। थॉमस ग्रे ने एक औड लिखा जिसका नाम है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका? पिंडरिक औड का। फिर हमारे पास ड्राइडन, जॉन ड्राइडन की एक और औड जिसका नाम है अलेक्जेंडर्स फीस्ट। अलेक्जेंडर्स फीस्ट जो जॉन ड्राइडन ने लिखी थी, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पिंडरिक औड। एंड one very important poem that very soon I am coming with, that is Ode, Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood, by none other than our nature poet विलियम वर्ड्सवर्थ। और एक बहुत ही फेमस पोम विलियम वर्ड्सवर्थ की जिसको मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं बहुत जल्दी, जिसका टाइटल है यानी शीर्षक है यानी नाम है औड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस औड है। ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका? पिंडरिक औड का। पिंडरिक औड जो होती है, अब इसका थोड़ा सा और समझ ले इसके फीचर के बारे में जो हमने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर। पिंडरिक औड बहुत ही मेडिटेटिव होती है, यानी पिंडरिक औड जिस टॉपिक को डिस्कस कर रही होती है, जिसको डील कर रही होती, वो काफी मेडिटेटिव होता। टोन तो मैंने आपको बताया ही सीरियस और सब्जेक्ट डिग्निफाइड होता। वो सारी चीजें आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की ग्रेट औड या इमॉर्टैलिटी औड में मिल जाएगा। इस औड में विलियम वर्ड्सवर्थ is actually mourning the loss of the childhood। इमॉर्टैलिटी औड में विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही मेडिटेटिव है और वो अपने लॉस ऑफ चाइल्डहुड को मोर्न कर रहे हैं।
जो उनका बचपन खो गया, उस पे वो उस उस पे वो अपना अफ़सोस ज़ाहिर कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि वो कितने सैड और अपसेट हैं। तो हम जल्दी ही इस औद को स्टडी करेंगे। किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टैलिटी औद। सो होप आपको जो औद का पहला टाइप या पहला काइंड दैट इज पिंडरिक औद है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा, जो पिंडरिक औद होता है, उसका जो स्टैंजा होता है वो बहुत ही फिक्स नहीं होता। यानी कि जो स्टैंजा में जो लाइंस होती हैं वो फिक्स नहीं होती एग्जैक्टली कि 5 लाइन होंगी, कि 6 लाइन होंगी, कि 7 लाइन होंगी, कि 8 लाइन होंगी। वो लाइंस वेरी करती रहती। दूसरा, जो राइम स्कीम होती है, राइम स्कीम भी एक बहुत ही प्रॉपर नहीं हुआ करती पिंडरिक औद में। वही चीज आपको मिलेगा किसमें? विलियम वर्ड्सवर्थ की औद ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोम को 11 स्टैंजाज में लिखा है। ये जो 11 स्टैंजाज हैं वो 3 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं। पहला फर्स्ट टू 4 जो स्ट्रोफी है, देन 5th टू 8th एंटी स्ट्रोफी है, और जो लास्ट की 3 स्टैंजाज हैं सॉरी, वो हैं अपोड। तो होप आप, और हाँ दूसरी चीज, तो ये उन्होंने करा है। 11 स्टैंजाज है टोटल पोम में, 3 जो है सेक्शंस में डिवाइड है। पोम की जो स्टैंजा है उसके जो लाइंस हैं वो फिक्स नहीं है। किसी में 10 हैं तो किसी में 20-25 कई लाइनें हैं पोम में, किसी में कम भी हैं। दूसरा, जो लेंथ ऑफ द लाइंस है वो भी वैरी कर रही है। यानी कि जो मीटर यूज करा है उन्होंने पोम में, वो भी अलग अलग मीटर यूज करा है। तो ये सारे फीचर्स हैं किसके? पिंडरिक औद के। अब अगला औद देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास होरेशियन औद। नेक्स्ट औद है दैट इज होरेशियन औद। अब देखिए, होरेशियन औद ऑल्सो was named after Horace, 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 a very famous and very popular and very important Roman poet. Horace एक बहुत ही फेमस, बहुत ही important रोमन पोएट थे। उन्होंने जो औड लिखा that was different in structure and stanza in comparison with पिंडरिक औड। जो उन्होंने औड लिखा वो पिंडरिक औड से डिफरेंट था, स्ट्रक्चर में, स्टैंजा में, और इवन सब्जेक्ट में। वो औड उन्होंने इतने जो है इतने अच्छे से उसको डील करा कि वो औड क्या कहलाया? होरेशियन औड कहलाया। याद रखिए, उनके नाम पर ही वो पड़ गया। जैसे पहला वाला औड पिंडरिक औड, पिंडर के नाम पे पड़ गया, उसी तरह ये जो दूसरा औड का फॉर्म वो किसके नाम पर पड़ गया? होरेस, रोमन पोएट के। इसमें देखें क्या क्या है आपको। तो देखिए लिखा है, नेम्ड आफ्टर रोमन पोएट होरेस, मोर पर्सनल एंड मेडिटेटिव इन टोन। ये जो है औड दैट इज होरेशियन औड, ये जो है ज्यादा पर्सनल और मेडिटेटिव है। किसके कंपैरिजन में? पिंडरिक औड के कंपैरिजन में। पिंडरिक औड के कंपैरिजन में। The structure simple with stanzas
2 or 4 लाइन्स। देखिए इसका जो है स्ट्रक्चर जो होता है होरेशियन ओड का वो सिंपल होता, जनरली 2 लाइन स्टैंजास या 4 लाइन स्टैंजास, या स्टैंजास की जो लाइन है वो डिफर कर सकती हैं, बट अगर जो पहली स्टैंजा 4 लाइन की है तो दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी। जनरली ये होता जो है होरेशियन ओड में। पिंडरिक ओड में ये नहीं होता, कोई स्टैंजा 5 लाइन की तो कोई किसी और लाइन की, जैसे वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टैलिटी। और लेकिन होरेशियन ओड में जनरली 2 लाइन की स्टैंजा होती या 4 लाइन की, या कुछ और, या जो है स्टैंजा की जो लाइन है वो वैरी कर सकती है, 5 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की हो सकती है। अगला इंपॉर्टेंट ट्रेट, इसमें जो है एक प्रॉपर हमको राइम स्कीम मिलती, किसमें? होरेशियन ओड में। पिंडरिक ओड में नहीं मिलती। देखिए विद सिंपल स्टैंजाज यहां आप कर लीजिएगा ऑफ 2 और 4 लाइन्स एंड रेगुलर राइम स्कीम। इसमें एक रेगुलर यानी कि एक प्रॉपर राइम स्कीम होती, किसमें? होरेशियन ओड में। द सब्जेक्ट ऑफ ओड ड्रॉन फ्रॉम एवरीडे लाइफ, और इसमें जो सब्जेक्ट होता यानी जो विषय होता ओड का, होरेशियन ओड का, वो कॉमन डे टू डे लाइफ से लिया गया होता, जो एक्चुअली पिंडरिक ओड में नहीं होता। पिंडरिक ओड हमने बताया था आपको कि जनरली वो किसी जो है हेरोइक जो है डीड को सेलिब्रेट करने के लिए या अप्रिशिएट करने के लिए लिखा जाता, या किसी जो है एथलीट के विक्ट्री को सेलिब्रेट या अप्रिशिएट करने के लिए लिखा जाता। होरेशियन ओड सिंपल होती है पिंडरिक ओड के कंपैरिजन में। दूसरा, पिंडरिक ओड का जो स्टैंजा होता, स्टैंजा की जो लाइंस होती वो फिक्स नहीं होती, जबकि होरेशियन ओड के स्टैंजा की जो लाइंस होंगी वो फिक्स होंगी, या तो 2 लाइन स्टैंजा होगी, या 4 लाइन स्टैंजा होगी, या डिफरेंट होगी, कोई और लाइन होगी। अगला, पिंडरिक ओड में राइम स्कीम एक नहीं मिलती, होरेशियन ओड में एक प्रॉपर राइम स्कीम मिलती। अगली, जैसे मैंने बताया, पिंडरिक ओड किसी हेरोइक डीड को सेलिब्रेट करने के लिए या अप्रिशिएट करने के लिए, या किसी एथलीट की विक्ट्री को सेलिब्रेट या जो अप्रिशिएट करने के लिए लिखी जाती, या पिंडर ने लिखा। होरेशियन ओड वो किसी डे टू डे जो है लाइफ की जो है प्रॉब्लम या सब्जेक्ट पे लिखी जाती। अगली, पिंडरिक ओड जनरली एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक तरह का वो स्टेज परफॉर्मेंस हुआ करता था। होरेशियन ओड में ऐसा नहीं था, वो इस तरह का नहीं था। पिंडरिक ओड में जनरली जो है म्यूजिक बजा करता था, कोरस गाया करते थे। यहां पॉसिबली होरेशियन ओड में ऐसा नहीं होता। The style used in this ode is often conversational, और अक्सर जो है होरेशियन ओड में हम जो है कॉन्वर्सेशनल स्टाइल पाते। एक बहुत ही फेमस पोम है जो शायद आपने पढ़ी होगी, ओड टू अ नाइटिंगेल बाय John Keats, very important poet of the second generation of the Romantics.
रोमांटिक पोएट्स की जो सेकेंड जनरेशन थी, उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट थे जॉन कीट्स। उन्होंने, जॉन कीट्स जाने ही जाते हैं अपने औड्स के लिए। उन्होंने एक औड लिखी जिसका नाम था, या जिसका नाम है, औड टू अ नाइटिंगेल। औड टू अ नाइटिंगेल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है होरेशियन औड का। ये जो औड जॉन कीट्स ने 8 स्टैंजास में लिखी, और जो ये 8 8 स्टैंजास में ये जो औड थी, उस हर 8 स्टैंजा में उन्होंने 10 लाइन्स यूज करी, 10 लाइनें। और उन 10 लाइनों में आप देखेंगे कि एक राइम स्कीम मिलता है। तो जॉन कीट्स's Ode to a Nightingale is a very good example of Horatian ode. होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इरेग्युलर आउट। इरेग्युलर जो आउट है वो न ही पेंडेरिक आउट जैसा, न ही होरेशियन आउट जैसा होता, न ही वो पेंडेरिक आउट जैसा किसी जो है हेरोइक डीड को अप्रिशिएट करने के लिए लिखा जाता, या सेलिब्रेट करने के लिए, या किसी स्पोर्ट्स पर्सन की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए लिखा जाता। न ही ये होरेशियन औड जैसा, जैसे होरेशियन औड में स्टैंजा की जो लाइन होती वो फिक्स होती, वैसा इरेग्युलर औड में होता है। इरेग्युलर औड एब्सोल्युटली डिफरेंट, एकदम अलग होता। किसके कंपैरिजन में? पेंडेरिक एंड होरेशियन औड। अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट जो फीचर है इरेग्युलर औड का, वो ये है कि अब्राहम काउले, ABHRAHAM, अब्राहम COWLEY, अब्राहम काउले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्या थे? मेटाफिजिकल पोएट थे 17th सेंचुरी के। बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल पोएट्स थे। उन्हें ये क्रेडिट जाती है कि उन्होंने ही सबसे पहला इरेग्युलर औड, या ये जो थर्ड जो है टाइप ऑफ औड था, इन्होंने ही इसको इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करा, या इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने ही इसको इन्वेंट करा। तो याद रखिएगा, अब्राहम काउले was the name of that metaphysical poet who gets the credit of writing first irregular ode in English language. That was neither like Pindaric nor Horatian. तो irregular ode, Abraham Cowley, a metaphysical poet, gets the credit of writing first irregular ode in English language। मैंने आपको बात बता दी है कि अब्राहम काउले जो एक मेटाफिजिकल पोएट थे, उन्होंने ही सबसे पहला irregular ode इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा। It does not follow either the structure of Pindaric ode और Horatian ode। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो Pindaric ode, जो irregular ode होता, वो न ही Pindaric ode को के स्ट्रक्चर को फॉलो करता, न ही Horatian ode को। It does not have 3 movements of Pindaric ode। Pindaric ode में आप जानते 3 मूवमेंट या 3 सेक्शंस या 3 पार्ट्स होते। पहले को स्ट्रोफी कहते, दूसरे को एंटी स्ट्रोफी, तीसरे को एपोड कहते। तो ये इरेगुलर औड में नहीं होता, ये। और 2 और 4 लाइन स्टैंजा ऑफ होरेशियन औड, और न ही होरेशियन औड का वो स्टैंजा होता जिसमें 2 या 4 या कोई और फिक्स नंबर ऑफ लाइन यूज होती। सो
gives more freedom to express, और इस तरह से ये जो irregular out होता वो स्पीकर को या पोएट को, जो पोएट उसको लिख रहा हो तो उसको और फ्रीडम या लिबर्टी देता कि अपनी बात को वो और अच्छे से एक्सप्रेस या व्यक्त कर पाए। more personal, इमोशन और थॉट। तो इरेगुलर आउट पोएट को और ज्यादा लिबर्टी देता कि वो अपनी बात को और फ्री हो करके उसको क्या करे, अपनी बात को या अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पाए, शेयर कर पाए। तो ये डियर फ्रेंड्स 3 जो है काइंड्स और टाइप्स ऑफ आउट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दें, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में जिस व्यक्ति ने सबसे पहला आउट लिखा वो थे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन आप सब शायद जानते होंगे, विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्ररी प्लेराइट या ड्रामेटिस्ट थे। विलियम शेक्सपियर के टाइम के ये प्लेराइट यानी कि ये ड्रामेटिस्ट नाटककार थे, जिन्हें जाना जाता है किसके लिए, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए। बेन जॉनसन, जिनका पूरा नाम था बेंजामिन जॉनसन, JONSON, इन्हें सबसे पहला इंग्लिश आउट लिखने का क्रेडिट जाता है। अगर आपसे कोई पूछे हु रोट फर्स्ट आउट इन इंग्लिश लैंग्वेज, आंसर वुड बी Ben Johnson's full name, Benjamin Johnson. And Ben Jonson or Benjamin Johnson was one among the greatest playwrights of the time of विलियम शेक्सपियर, और उन्होंने ही विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा था। तो होप माय डियर फ्रेंड्स आपने आउट, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पोइट्री है, टाइप ऑफ पोम है, उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपको इसमें से कोई भी चीज ठीक से समझ में ना आई तो आप मुझे जरूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।